आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान ने टीएमसी के सियासी तेवर में बड़े बदलाव का संकेत दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर रहने वाली ममता बनर्जी के ताजा बयान से राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी पीएम मोदी के खिलाफ युद्ध विराम करने वाली हैं? ममता बनर्जी के बयान के कई कूटनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसीज की कथित ज्यादती के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक तबका अपने हित साधने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। इस बयान से जाहिर हो रहा है कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को केंद्रीय एजेंसियों की कथित ज्यादतियों पर क्लीन चिट दे दी है। केंद्रीय जांच एजेंसीज की ज्यादतियों के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि केंद्र सरकार का एजेंडा और उनकी पार्टी के हित आपस में न मिले। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ टीएमसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। वहीं बीजेपी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, जिसे बाद में विधानसभा ने पारित कर दिया। प्रस्ताव के पक्ष में 189 और विरोध में 69 वोट पड़े हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार तानाशाहीपूर्ण तरीके से व्यवहार कर रही है। ये प्रस्ताव किसी खास के खिलाफ नहीं, बल्कि केंद्रीय जांच एजेंसीज की पक्षपातपूर्ण काम के खिलाफ है। उधर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि इस तरह का सीबीआई और ईडी के खिलाफ प्रस्ताव विधानसभा के नियमों के खिलाफ है। बता दें कि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसीज बंगाल में कई मामलों की जांच कर रही है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता आरोपी हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ममता का पीएम मोदी के प्रति ममता बरसाने का मकसद क्या है? क्या ममता को लगने लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी से व्यक्तिगत टकराव की वजह से टीएमसी नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर है? क्या अपने बयान के जरिए ममता पीएम मोदी से सीबीआई और ईडी से राहत पाने की अपील कर रही हैं? तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने जिस तरह का बयान दिया कि उन्हें नहीं लगता है कि केंद्रीय जांच एजेंसीज जो जांच कर रही है, या जिस तरह से ममता बनर्जी का कहना है कि षड्यंत्र जो रचा जा रहा है टीएमसी नेताओं के खिलाफ, उसमें कहीं पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे नेता है बीजेपी में, एक ऐसा तबका है जो कि दुरुपयोग कर रहा है, जो कि दुरुपयोग करने की कोशिश और टीएमसी के नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि प्रधानमंत्री इसके पीछे हो सकते हैं। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आर.के. मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। राम प्रकाश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है टीएमसी के, आपका भी बहुत स्वागत है। और रुद्र प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत पांडे जी आपके साथ करते हैं। सर, कहीं पर तो नरम और कहीं पर गरम, ये क्या साबित करने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी? वो कह रही है कि प्रधानमंत्री का तो हाथ इसके पीछे नहीं है, लेकिन बीजेपी का एक तबका है जो टीएमसी नेताओं को परेशान कर रहा है और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। क्या बताना चाहती ममता बनर्जी? देखिए, उन्होंने जो कहा है एकदम सत्य कहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कभी इस तरह से कोई वक्तव्य नहीं आया है कि वो किसी भी व्यक्तिगत किसी से कोई इस तरह का द्वेष निकालने। किंतु भाजपा के कुछ ऐसा नेता है जो बराबर बोल देते हैं कल इसके घर में रेड होगी, परसों उसके घर में रेड। अब प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से इस तरह से कोई टिप्पणी कभी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपना व्यक्तिगत रूप इस तरह से कभी दिखाया नहीं है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से वो उनका व्यक्तित्व सब जनता के सामने है, उन्होंने हमेशा उसी का परिचय दिया है। वो अपनी जगह पर एकदम ठीक काम। चलिए, प्रधानमंत्री तो अच्छे लगने लगे ना आपको? इससे पहले तो आप कंकड़ के रसगुल्ले भेजने की बात करते थे, अब तो अच्छे लगने लगे प्रधानमंत्री। जी हाँ, अवश्य अच्छा लगने लग गया। कौन से ऐसे नेता है पांडे जी जो कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और टीएमसी को ऐसा लगता है? क्यों शुभेंदु अधिकारी जो प्रतिपक्ष के नेता है, वो तो बार बार बोलते थे कल इसके घर में रेड होगी, पल उसके घर में रेड। क्या उनके पास एजेंसियां हैं क्या?
शुभेंदु अधिकारी के पास जांच एजेंसियां हैं क्या? हम भी तो यही जानना चाहते हैं, उनके पास ये लिस्ट कहाँ से आ जाती कि कल और परसों जो अनाउंसमेंट करे फिरते हैं। मतलब प्रधानमंत्री अच्छे हैं, बाकी सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में खराब है? हमने तो ऐसा नहीं कहा। हम आप क्या कहना प्रधानमंत्री को अलग चाहते हैं? प्रधानमंत्री समझा दीजिए, थोड़ा तो स्पष्टीकरण दीजिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? ममता बनर्जी क्या कहना चाह रही हैं? क्या मैं इसके मायने निकालूं कि प्रधानमंत्री अच्छे है बाकी नेता खराब है, या बाकी नेता खराब है प्रधानमंत्री? क्या क्या मायने निकालूं? थोड़ा सा स्पष्टीकरण दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री जिन्हें अपने पद की गरिमा, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को रखते हुए अपने देश को चला रहे हैं, बाकी नेता उनके उस तरह से नहीं चल रहे हैं। नहीं तो ये आपको आभास कब हुआ? इससे पहले तो आप लोग प्रधानमंत्री पर ही सीधे सीधे वार करते थे। ममता बनर्जी को ये ज्ञान कब आ गया, कैसे आ गया, क्यों नहीं ये लगने लगा कि देखिए जी प्रधानमंत्री तो इसके पीछे नहीं है, लेकिन बाकी नेता जो हैं वो बदमाशी कर रहे हैं? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? ये ज्ञान कब आया आप लोगों को? ये तो हमारी मुख्यमंत्री ममता भाई हमारी, अच्छा, मतलब पहले उनको ज्ञान आता है, उसके बाद आप लोग भी उसी बात को रिपीट करते हैं। तो उस पर हमारी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं पूछ रही ज्ञान कब आया, कैसे आपको लगा, कब आपको लग गया कि नहीं प्रधानमंत्री ठीक है? ममता बनर्जी को ज्ञान कब आया और इस चीज को इस बारे में पांडे जी ये मैं पूछना चाह रही हूँ, थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे दीजिए कि आप लोगों को कब ऐसे लगने लगा कि प्रधानमंत्री तो ठीक है, लेकिन जो बाकी नेता है, शुभेंदु अधिकारी का ही आपने नाम लिया, ये लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यही जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कराते हैं, ये कब आपको लगा? जब वो खुलेआम इस तरह से बोल रहे हैं कि कल इसके साथ में ईडी और परसों उसके घर में ईडी और सीबीआई का राज होगा, तो ये स्वाभाविक है। ये क्या तरीका है? हमारे प्रधानमंत्री तो, देश के प्रधानमंत्री कभी ये नहीं बोल रहे देश के प्रधानमंत्री ठीक है, जहां पर जांच होनी चाहिए जांच होगी। जो जखीरा निकल रहा है पैसों का, वहां पे जांच नहीं होनी चाहिए क्या? हमने कहा माना, हमने जांच के लिए कहा, हमारे पार्थो चटर्जी के घर में निकला तो जांच के लिए, तो हमने बोला ठीक है जांच हो रही है, अच्छी बात है, गलत ही जाए पर गलती देखा जाएगा। ठीक है, उसके लिए उनको रमाकांत जी बर्खास्त भी किया गया। प्रधानमंत्री तो ठीक है, लेकिन बाकी जो नेता हैं आप लोगों के, वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर नेहा जी, अभी पांडे जी कह रहे थे, हालांकि इनकी बातें बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर में पिछले काफी दशकों से हम लोगों ने देखा है जिस तरह से भ्रष्टाचार का एक बोलबाला रहा है, और एक जो वहाँ पर जो पटल हमने देखा है, जो खास करके राजनीतिक जो पटल है, वो विपक्ष में बैठने वाले, जो आज टीएमसी में जिस तरह से अभी ममता बनर्जी अभी हैं पक्ष में, तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने देखा है जो कि बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे, अवैध कोयला खनन के मामले में देखें, चाहे मवेशी तस्करी के मामले में देखें, अनुव्रत मंडल को देखें, जिस तरह से हम लोगों ने देखा चिटफंड घोटाले के अंदर में जिस तरह से बहुत सारे ऐसे नेता उसमें इन्वॉल्व थे, तो ये सारी चीजें वहां पर हम लोगों ने देखा है, जो कि इवेंट के हम देखते हैं, जो कि निचले स्तर पर भी जिस तरह से भ्रष्टाचार और कट मनी का वहां पर जो प्रयोग हो रहा है, ये काफी दशकों से आ रहा है। हालांकि हम लोगों ने जिस तरह से यहाँ कहने के लिए तो कहते हैं जो कि हाँ हम लोगों ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, लेकिन मैं तो कहता हूं जो कि एजेंसियों के जब कामकाज होते हैं, उनकी जब एक्शन होती है, तो ये धरने पर बैठ जाते हैं। जब हाईकोर्ट इसमें संज्ञान लेता है, तब जाकर के एक किसी भी एजेंसी को मतलब ये कह रहे हैं कि घोटाले इतने हो रहे, उतने तो छापे भी नहीं पड़ रहे। पांडे जी जवाब दीजिए, इतने घोटाले हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, कह रहे उतने तो छापे भी नहीं पड़ रहे, उतने छापे पड़े तो आप लोग सब परेशान हो जाएंगे। नेहा जी, हम यही तो बोल रहे हैं कि जिस नारदा सीरिंग कांड में जिस शुभेंदु जी को अखबार के में नोट लेते हुए, तो उनके घर में छापेमारी तो हो ही नहीं रही है। तो जिस तरह से पांडे जी चिटफंड घोटाला ले लीजिए, अवैध खनन में अभिषेक बनर्जी ले लें, चाहे रुजिरा बनर्जी ले लें, आप मवेशी तस्कर के रूप में आप ले लें, अनुव्रत मंडल को ले लें, ये काफी ऐसे 25 ऐसे टीएमसी के नेता हैं जिसके पीछे में बिल्कुल जांच एजेंसी को पूरी तरह से एक आप देखेंगे जो कि ऐसे काफी सबूत मिले हैं जो किसी न किसी तस्करी में, किसी न किसी भ्रष्टाचार में, किसी न किसी घोटाले में शामिल है। और निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो कि अगर ममता बनर्जी भले ही प्रधानमंत्री के प्रति उनका जो रुख है वो अलग रहा हो, मैं
मैं किस संदर्भ में उन्होंने कहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये चीज जरूर कहना चाहूंगा जो कि हमारी जो नीति स्पष्ट रही है, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसी भी घोटाले के खिलाफ, अगर जनता के टैक्स के पैसे का आपने अगर दुरुपयोग किया है तो निश्चित तौर पर हमारी एक्शन उसके ऊपर में जरूर रहेगी। ठीक है, ममता बनर्जी का कोई भी स्टैंड रहे हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है रुद्र जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, जो ममता बनर्जी कह रही है मजबूरी की भाषा है क्या, और क्या लगता है कि इसके बाद जो प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी के बीच जो खटास थी वो कम हो जाएगी, बेहतर होंगे रिश्ते? जी नेहा जी, ये कोई नई बात नहीं है कि ईडी के ऊपर आरोप लगते रहे हैं, सीबीआई के ऊपर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन जो ममता जी ने आज बात बोली है वो एक नई बात है। उन्होंने प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दिया है। इसका राजनीतिक ये मकसद है कि जब से नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए हैं वो अपने आप को प्रधानमंत्री का चेहरा बना करके विपक्ष की तरफ से घूम रहे हैं, पूरे देश में दिल्ली आए या और जगहों पर गए। तो ममता बनर्जी ने ये कार्ड खेल करके विपक्ष को एक संदेश दिया है कि उनका झुकाव प्रधानमंत्री की तरफ हो सकता है। अब वो अपने आप का राजनीतिक महत्व बढ़ाएंगी। अब इस बयान के बाद आप कल से देखेंगे कि विपक्ष के नेताओं का ज्यादा ध्यान उन्हीं की तरफ होगा, क्योंकि एक तरफ जहां राहुल गांधी आपको भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट बन के पूरे देश में घूम रहे हैं। उस बीच कहीं न कहीं ममता बनर्जी गायब हो गई थी और उन्होंने जो अपना झुकाव प्रधानमंत्री की तरफ दिखा करके अपने महत्व को बढ़ाया है। अब इसका प्रभाव आपको जल्दी से देखने को मिलेगा। विपक्ष उनकी तरफ झुकेगा और उनकी बातों की वैल्यू बढ़ाई जाएगी। सारा कदम इसी चीज को लेकर के लगाया गया, नहीं तो ईडी और सीबीआई पे तो आरोप लगते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। और वो चाहे बंगाल हो चाहे महाराष्ट्र हो, किसी भी प्रदेश में जहां पर सरकार केंद्र शासित केंद्र की पार्टी की नहीं होती है वहां पर ये आरोप लगते रहते हैं। लेकिन ये इनका राजनीतिक एक कार्ड है जो उन्होंने खेला है। ठीक है, और मुझे लगता है फेंकने की कोशिश की है पांडे जी ममता बनर्जी ने, बाकी लोगों में भी अपनी वाहवाही हो जाएगी और बड़ा नाम निकल के सामने आएगा। ये भी रह जाएगा कि प्रधानमंत्री के साथ ना जाकर हमारे साथी बने हुए हैं ममता बनर्जी। यानी कि क्या ये एक राजनीतिक तौर पर ये कहा जा सकती है कि सोची समझी साजिश के तहत पहले आरएसएस अच्छा लगने लगा था, अब प्रधानमंत्री अच्छे लगने लगे, ऐसा है क्या? जी ऐसा कुछ नेहा जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मुख्यमंत्री ने, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने राजधर्म को अपनाया है। जो राजधर्म बोलता है उस धर्म उसके हिसाब से उन्होंने अपने वक्तव्य को रखा है। कोई सियासी चाल नहीं है ये सियासी चाल नहीं तो इसे और क्या कहेंगे? अच्छा ये बताइए, ये प्रस्ताव आप पास करने के लिए ले आए हैं, इससे पहले मैं एक रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेती हूँ फिर मैं लौटती हूँ। देखिए, इन्होंने जो प्रस्ताव लाया है 169 के तहत लाया है इन्होंने, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा जो कि देखिए अभी जिस तरह से ईडी और सीबीआई ऐसे काफी हाई प्रोफाइल केस जो है वो अभी जांच से कर रही है, और उस के बाद आप ये इस तरह की प्रस्ताव लेकर के आते हैं, तो मुझे लगता है जो कम से कम एक लोकतंत्र को बचाने के लिए कम से कम ममता बनर्जी जी को इस तरह तक का काम नहीं करना चाहिए। नहीं, और इस प्रस्ताव से फायदा भी क्या होगा ये बताइए पांडे जी, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कानूनी तौर पे भी अगर हम देखें? सही बात कहा आपने, कोई फायदा नहीं होगा। हाँ। मैं कह रहा हूँ टीएमसी के ऐसे कम से कम 19 नेता हैं। हाँ। जो मैं आपको बताऊं जो जांच के घेरे के अंदर में है। मैं कुछ का नाम लेना चाहूंगा, जिसमें फिरहाद हकीम, ज्योति प्रिया मलिक, मलय घटक, बासु, अर्जुन सिंह, गौतम देव, इकबाल अहमद, स्वर्ण कमल शाह, अरूप राय, जावेद अहमद खान, अमित मित्रा, अब्दुल रजक मोल्ला, राजीव बनर्जी, सेवलू शाह, सब्यासाची दत्ता, विमान बनर्जी, मदन मित्रा, ऐसे 19 ऐसे टीएमसी के नेता है जो जांच के घेरे में है। आज मान लीजिए 169 के तहत आपने निंदा प्रस्ताव पास किया है, ये कोई मैं कह रहा हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन निंदा प्रस्ताव जो आपने प्रस्ताव पे मैं इनसे एक सवाल ले लेती हूँ पांडे जी, इस प्रस्ताव का क्या मतलब है, क्या महत्व है, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आप लोग इस प्रस्ताव को लाकर? कुछ फायदा होगा इसका? देखिए, जो भी नियम अनुसार से हमने ये प्रस्ताव को लाया गया है, इसका फायदा और घाटा तो बाद में नजर आएगा। हमारी मुख्यमंत्री क्या फायदा होगा सर? ये केंद्रीय जांच एजेंसी है, आप राज्य स्तर के विधानसभा में आप प्रस्ताव ले आ रहे हैं, इसका कानूनी तौर पे भी अगर हम देखें, संवैधानिक तौर पे भी क्या मतलब है इसका? नहीं, लोकतंत्र में कुछ तो हम किसी तरह से तो लोकतंत्र में कुछ भी कर लेंगे क्या? हम इसका कुछ तो विरोध कर पाए, हमने वो उसी तरह से किया है। ठीक है रमाकांत जी। देखिए नेहा जी, मैं एक यहाँ पर बड़े ही स्पष्टता के साथ कहूंगा। देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर में हमने पहले भी कहा है जो कि काफी दशकों से
जो भ्रष्टाचार का खेल, चाहे आप कोई भी भर्ती ले लें, आप किसी भी संदर्भ में ले लें, अगर मैं ये कहता हूं कोई बिल्डिंग मटेरियल का भी अगर काम करता है उसमें भी कट मनी है उसमें, और हमने ये चीज ग्राउंड से देखा है। कोई मैं आपको पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, क्योंकि हमारा खास करके जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है कलकत्ता से ही हुई है, और मुझे पता है कि वहां पर किस तरह की खेल चलती है। आप सामाजिक रूप से ले लें या राजनीतिक रूप से ले लें, वहां पर जिस तरह का एक फैलाव हमने देखा है, जो जाल, मकर जाल जिसको कहते हैं, उस तरह से भ्रष्टाचार का कोई सीमा नहीं है। इवन की बिल्डिंग मटेरियल, राशन, अगर किसी के घर से दुकान से अगर कोई राशन भी लेता है उसमें भी कट मनी। मैं तो देखता हूं तो पश्चिम बंगाल मुझे ऐसा लगता है, जो एक बंगाल कहते थी चिड़िया हुआ करती थी, सोनार बांग्ला हुआ करती थी, आज हम देखते हैं जो कि किस तरह का भ्रष्टाचार बांग्ला बन चुका है अभी यहाँ पर। तो बहुत कुछ सोचने की जरूरत है, खास करके बंगाल की जनता को। पश्चिम बंगाल की जनता ने तब भी आप लोगों को पसंद नहीं किया, लेकिन रुद्र प्रताप जी, ये प्रस्ताव का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, ये लाने का क्या मतलब है? क्या संवैधानिक तौर पर लगता है कि इसका कुछ मतलब है, या सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए, जनता को बताने के लिए कि देखिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, और हमें परेशान किया जा रहा है, यही बताना चाहते हैं? देखिए, ममता जी का सारा जो इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ एक ही चीज है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में फिर से अपने आप को हाईलाइट करना चाह रही हैं, क्योंकि पिछले 15-20 दिन के घटनाक्रम में आप देखेंगे ममता जी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, नेशनल मीडिया पे वो नहीं दिख रही थी, उनके पास कोई मुद्दे नहीं थे या उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। 24 के जब चुनाव की बात आ रही है तो एक तरफ कांग्रेस अपने तरफ लगी हुई है, बाकी विपक्ष के नेता अपनी तरफ से लामबंद हो रहे हैं। अभी जैसे पांडे जी आप देख रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि राजधर्म उनका क्या है? राजधर्म तो जनता के लिए कुछ काम करना है ना। अगर ईडी सीबीआई वहां पर जो रेड हो रही हैं उसमें लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके यहाँ से काला धन मिल रहा है, नोट मिल रही हैं, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन जो उन्होंने प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दिया है, सबसे बड़ा राजनीतिक मैसेज इसमें यही जाता है कि प्रधानमंत्री को पहली बार ममता जी क्लीन चिट दे रही हैं, नहीं तो मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में वो दिल्ली नहीं आती हैं, जबकि वो वहां से क्लीन चिट दे रही हैं। और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ऐसा कौन सा बीजेपी का नेता है जो कि ईडी और सीबीआई को चला सकता है, और उसमें भी पांडे जी कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी उसको चला रहे हैं। अब शुभेंदु अधिकारी बंगाल से केंद्रीय एजेंसी को चला रहे हैं, तो इससे बड़ी हास्यास्पद बात हो ही नहीं सकती है। तो ये सारा मुद्दा ममता जी अपने आप को फिर से राष्ट्रीय राजनीति में लाने के दिशा में एक कवायद उन्होंने की है, जो हो सकता है कि आने वाले समय में सफल हो जाएं, और उनका मतलब जो विपक्ष का है एक बार ध्यान फिर उनकी तरफ से जाए, जब जो कि पीछे से हट गया था कि एक प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे वो भी 24 के चुनाव में अपने आप को स्थापित करना चाहती हैं। बस उनका सारा राजनीतिक एजेंडा यहीं तक सीमित है। ठीक है पांडे जी, जवाब दीजिए, क्या यही वजह है? क्या अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश है? क्या ये इसलिए प्रस्ताव का ड्रामा और ये तमाम सियासी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है चालें चली जा रही है? नहीं, रमाकांत जी ने जिस तरह से बोला, देखिए वो है कि शुभेंदु अधिकारी को नहीं बोल रहा हूँ कि ईडी और सीबीआई वो चला रहे हैं, किंतु वो जिस तरह से बोलते हैं तो उनके पीछे उनका कोई आका होगा जो उनको बताता होगा, तभी तो वो बोलते हैं, नहीं तो उन्हें बोलने का क्या है। और इस तरह से वो बोलते हैं तो उस पर तो मीडिया कभी चर्चा नहीं करती है कि वो किस तरह से ये बोल रहे हैं। ये जबान उनकी कैसे चल जाती है कि कल उसके घर में रेड होगी, कल परसों ये तो सीबीआई और ईडी के पर वो तोहमत लगा रहे हैं। इसका मतलब वहां पर भी तो प्रश्न चिन्ह है ये कि एक प्रतिपक्ष के नेता ये किस तरह से ये बोल सकता है सेंट्रल एजेंसियों के बारे में। तो वहां पर कोई बात नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे हैं। देखो कह रहे हैं प्रधानमंत्री को क्लीन चिट क्यों मिल रही है फिर? देखिए, प्रधानमंत्री को क्लीन चिट उन्होंने कौन ईडी सीबीआई अपनी काम कर रही है, तो वहां पर प्रधानमंत्री का क्या मान रहे हैं ना ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है, फिर ये प्रस्ताव क्यों लेके आए? देखिए, जिस तरह से बलजोरन अभी हम भाजपा के जो बैठे हुए हैं हमारे नेता, वो कह रहे हैं कि हमारे पास 19 के नेता हैं, कभी बोलते हैं 50 के नेता है, और बार बार बोलते हैं हम दिसंबर तक सरकार गिरा देंगे। ये कौन सा तरीका है? तो हमें तो कुछ तो कदम लेना पड़ेगा। नहीं तो ये प्रस्ताव ले आएंगे, प्रस्ताव लाके क्या हो जाएगा? 213 की सरकार है, 213 के आंकड़े हैं। या तो पांडे जी ये मान लीजिए कि सियासी चाल है जिससे कि एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को हाईलाइट करना चाहती है ममता बनर्जी, या वाकई उनके लिए एक ममता प्रधानमंत्री के लिए निकल आई हैं और ये इसलिए उन्हें आरएसएस और प्रधानमंत्री अच्छे लगने लगे, तो फिर बाकी बीजेपी नेताओं से क्या बैर? वो क्यों नहीं अच्छे लग रहे आप लोगों को? दिया जी,
सियासी चाल आप मान लीजिए चाहे कुछ भी मान लीजिए, हम किंतु क्यों मान हमें लीजिए हमें सर, आप बताइए ना ये क्या बोल है रहे हैं कि वो जब ये बार ये बड़प्पन बोलते हैं कि दिसंबर तक सरकार नहीं चले जाएंगे, वो बोल दे कि 19 का है तो 213 की हमारी सीट है, तो विधानसभा कैसे दो गिरा देंगे वो? अरे दिसंबर तक सरकार नहीं चलने देंगे। नहीं गिराएंगे या नहीं गिराएंगे, वो तो कहते हैं कि हम झारखंड में भी गिरा देंगे, वो तो कहते हैं हम और राजस्थान में भी गिरा देंगे। गिरा दी क्या? पश्चिम बंगाल में गिर गई आपकी सरकार। ममता बनर्जी भी बहुत सारी बातें कहती हैं, हो जाता है क्या? हाँ, तो इसीलिए विधानसभा में अब इस तरह का प्रस्ताव लाया गया कि इन्हें भी तो कुछ पता चला कि हम भी कुछ ये भी करते हैं। वही तो मैं कह रही, बोल दीजिए फिर सियासी ड्रामा। आप मानते तो सब चीजें हैं पांडे जी, लेकिन अपने मुख से बोलते नहीं। अरे हम राजनीति, जब राजनीति मैदान में तो हम भी तो कुछ, हमारे पास भी तो कुछ अधिकार हैं कि ऐसे ही हम बैठे हुए हैं कि आप जो बोलते जाएंगे तो सुनते जाएंगे। अच्छा, मजबूरी है, ठीक है, मजबूरी है भाई। रमाकांत जी कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। हाँ देखिए नेहा जी, यहाँ पर एक चीज मैं बड़े ही सत्ता के साथ कहना चाहूंगा। अभी रुद्र प्रताप जी कह रहे थे, बिल्कुल सही विश्लेषण उन्होंने किया है। जो अभी राजनीति नहीं, वो कह रहे सियासी मजबूरियां। देखिए, मैं सब चीजें खुल के नहीं कह सकता हूँ, भले ही इसे सियासी चाल विपक्ष भी कह रहा हो और हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहा हो, लेकिन कह रहे हैं होगा, लेकिन मैं खुल के नहीं कहूंगा। उन्होंने कहा कि सियासी मजबूरी है। नहीं, प्रधानमंत्री अच्छे हैं नहीं अच्छे, ये अलग बात है। मेरा संदर्भ अलग है, मेरा संदर्भ ही अलग है। अभी रुद्र प्रताप जी कह रहे थे, बहुत अच्छा विश्लेषण किया उन्होंने, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जिस तरह से अभी खास करके पश्चिम बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी जी अब अपने आप को एक पीएम के तौर पर जिस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है, जब हमने सब देखा है जो कि इधर नीतीश कुमार जी हैं, इधर राहुल गांधी, इधर केजरीवाल और इधर ये, तो जहां तक महागठबंधन की बात है और विपक्षी एकता की बात है, तो मुझे लगता है जो कि हास्यास्पद होगा। और मुझे नहीं लग रहा है जो कि इस तरह के 2024 के चुनाव में कहीं पे भी महागठबंधन एक साथ आएगी, एक मंच पे आएगी। तो सर आप कोई अंतर्यामी थोड़ी है जो आप बता देंगे कि 2024 में महागठबंधन जीतेगा नहीं जीतेगा। नेहा जी, मैं अगर अंतर्यामी नहीं हूँ तो मैं वजह देख रहा हूँ ना, उसकी वजह देख रहा हूँ, सब देख रहे हैं, कारण देख रहा हूँ। नहीं, सब देख रहे हैं। आप भी एडी चोटी का जोर लगाएंगे, महागठबंधन भी एडी चोटी का जोर लगाएगा, जनता किसको चुनेगी वो देखने वाली बात होगी। एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाएंगे ना नेहा जी, हाँ। एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाएंगे, मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे रीजन है बहुत सारे। क्योंकि महत्वाकांक्षी, जिस तरह से यहाँ पर महत्वाकांक्षियों का टकराव होने वाला है, निश्चित तौर पर आप देखेंगे जो कि कहीं भी एक प्लेटफॉर्म पर ये लोग नहीं आ पाएंगे। और निश्चित तौर पर 2024 का चुनाव अभी भी हुआ नहीं है क्या? केंद्र में विपक्षी पार्टियों का एकजुटता नहीं दिखाई दी क्या? हुआ है नहीं, सर, वो चला पाए सरकार, नहीं चला पाए वो एक अलग चीज है। खैर, ये बताइए, जो ममता बनर्जी का बयान आया उसके बाद क्या प्रधानमंत्री पिघलेंगे? छापेमारी में थोड़ी सी कमी होगी, राहत मिलेगी ममता बनर्जी को? देखिए नेहा जी, देखिए कानून अपना काम करता रहेगा, और इसमें ममता बनर्जी जिस संदर्भ में भी उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं, मुझे नहीं लगता है जो कि इससे किसी तरह का कोई फर्क पड़ने वाला है। जांच एजेंसियां अपना काम करेगी, चाहे वो ममता जी हो, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, चाहे रुजिरा हो, चाहे कोई भी हो, जांच एजेंसी अपना काम करेगी। इसके ऊपर में कहीं कोई पिघलाव या ऐसी कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी प्रस्ताव लाई हैं। इस प्रस्ताव के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। पांडे जी कह रहे हैं हमारी भी सियासी मजबूरी है, हम भी खुलकर बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर से कोशिश कर रही है ममता बनर्जी आने की, लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रही है, हाईलाइट होने की कोशिश कर रही है। क्या इनका फायदा मिलेगा? क्या प्रधानमंत्री के प्रति जो नरम रुख है उससे कुछ फायदा मिलेगा? ये वाकई देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।